हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, दैट इज एंजियोस्पर्म्स। अब जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, लेट्स से हम फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहे हैं, सो दिस इज अ डायग्राम ऑफ फ्लावर इन फ्रंट ऑफ यू। और हमने डिस्कस किया मॉर्फोलॉजी में कि फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावर में दो पार्ट होते हैं। फ्लावर इज नोन एज मॉडिफाइड शूट, ओके, जहां पे एपिकल मेरिस्टम मॉडिफाइड हो जाता है फ्लोरल मेरिस्टम पे। अब यहाँ पे अगर हम फ्लावर के पार्ट्स की बात करें तो बेसिकली फ्लावर सबसे फैसिनेटिंग पार्ट है प्लांट का, ओके, क्योंकि उसमें एक ब्राइटली कलर्ड पॉलेंस है। तो फ्लावर के जो पार्ट हैं दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट इज वेजिटेटिव पार्ट, सॉरी नॉट वेजिटेटिव, फर्स्ट इज द पार्ट ऑफ फ्लावर आर फर्स्ट इज एसेसरी पार्ट्स, या हम कहते हैं इसके एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स, और दूसरे कहलाते हैं इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो जैसा कि आप इसके नाम से समझेंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो हैं जो गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, और एसेसरी ऑर्गन्स वो हैं जो गैमेट फॉर्म नहीं करते बट उनके कुछ सेकेंडरी फंक्शंस हैं। तो आप बताइए मुझे रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या आएगा? यस, इट विल इंक्लूड स्टेमिन एज वेल एज कार्पेल। ये दोनों आपके क्या है? सेक्स ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप देखेंगे कार्पेल या पिस्टिल, इट रिप्रेजेंट्स फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड स्टेमिन रिप्रेजेंट्स मेल सेक्स ऑर्गन। एसेसरी पार्ट्स में आपके इंक्लूडेड हैं सेपल्स एंड पेटल्स। आप देखेंगे यहाँ पे जो आपको लोअर साइड में ग्रीन कलर की आउटर कवरिंग दिख रही है, दैट इज नोन एज सेपल, एंड जो ब्राइटली कलर्ड स्ट्रक्चर्स हैं दीज आर नोन एज पेटल्स। तो बेसिकली इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द फिनोमिनन्स रिलेटेड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब किसी भी ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो जो उसकी लाइफ साइकिल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। जैसे कि पहला प्रोसेस है दैट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ओके, द फर्स्ट वन इज नोन एज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। मतलब कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। प्री फर्टिलाइजेशन, फिर उसके बाद का अगला फेज कहलाता है फर्टिलाइजेशन, और जो लास्ट फेज है दैट इज नोन एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन से आप क्या समझते हैं? ऐसे इवेंट्स जो फर्टिलाइजेशन से पहले होते हैं आर नोन एज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। फर्टिलाइजेशन मींस गैमेट का फ्यूजन होना, और फर्टिलाइजेशन में क्या बनेगा? जाइगोट। अब जाइगोट के बनने के बाद जो प्रोसेस होंगी, जैसे एम्ब्रियो डेवलपमेंट, सीड फॉर्मेशन, ये सब आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। वन इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस, मतलब प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, और जो दूसरा है दैट इज नोन एज गैमेट ट्रांसफर। मीन्स हाउ मेल गैमेट इज ट्रांसपोर्टेड टू द फीमेल गैमेट, दिस इज नोन एज गैमेट ट्रांसफर। नाउ एक एक करके इनके सेक्स ऑर्गन्स की स्टडी करते हैं। लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट मेल सेक्स ऑर्गन। तो जो मेल सेक्स ऑर्गन है दैट इज एंड्रोशियम। एंड्रोशियम का कॉमन नेम है स्टेमिन। ओके, अगर हम स्टेमिन की बात करें तो एक स्टेमिन बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है उसमें स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज फिलामेंट, और दूसरा आप देखेंगे उसके ऊपर एक स्टेराइल पोर्शन जो कि हल्का सा स्वलन होगा, सॉरी फर्टाइल पोर्शन जो कि हल्का सा स्वलन होगा, दैट इज नोन एज एंथर। और नीचे की तरफ का जो स्टॉक है उसको कहते हैं बेटा फिलामेंट। आपने जब बहुत बार फ्लावर को टच किया होगा, ओके, तो आपके हाथों में कुछ स्टिकी सब्सटेंस अटैच कर जाता है। दैट स्टिकी सब्सटेंस इज बेसिकली मेल गैमेट, और वो कहां बन रहा है? वो बनता है आपके एंथर वाले पोर्शन में। तो हम कहते हैं एंथर कैसा है? फर्टाइल है, और ये क्या बनाएगा आगे चल के? मेल गैमेटोफाइट, दैट इज पॉलन, और पॉलन के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? मेल गैमेट प्रेजेंट होगा। फिलामेंट, इसका जो बेसिक फंक्शन है
वो है कि एंथर को फ्लावर से अटैच करने में हेल्प करेगा। फिलामेंट की वजह से एंथर आपके फ्लावर से अटैच्ड होता है। ओके, अब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, सपोज करो इफ माई दिस रिस्ट पोर्शन रिप्रेजेंट्स एंथर और ये पेन रिप्रेजेंट करती है फिलामेंट, तो जहां पे एंथर फिलामेंट से जुड़ा है, द पोर्शन एट विच फिलामेंट इज अटैच टू एंथर, जैसे फॉर एग्जांपल हम मान के चल रहे हैं यहां पे जुड़ा है, तो हम इस पोर्शन को कहते हैं कनेक्टिव। कनेक्टिव वो पोर्शन है जिसमें एंथर किससे जुड़ा है बेटा, फिलामेंट से जुड़ा है। नाम से ही समझो, कनेक्टिव क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है दो चीजों को, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कनेक्टिव। ओके, अब एंथर के बारे में आप इसी डायग्राम को देखिए, आपको ऐसा लगेगा आपको यहाँ पे दो स्वलन पार्ट दिख रहे हैं, आपको एंथर के ऊपर दो ऐसे फूले हुए पार्ट दिख रहे हैं, तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो एंथर है वो कैसा है, बाइलोब्ड है, क्योंकि उसमें कितने लोब्स हैं, दो लोब्स प्रेजेंट हैं, सो इट इज नोन एज बाइलोब्ड एंथर। अब हर लोब के अंदर दो कंपार्टमेंट है, अगर मैं एक लोब को दिखाऊं तो ये है कुछ, इसका सेक्शन दिखाएं, ये एक लोब का सेक्शन है, और दूसरे लोब का सेक्शन दिखाऊं तो ये इसका सेक्शन है। अब आप नोटिस करेंगे कि एक लोब के अंदर भी कितने कंपार्टमेंट हैं, दो कंपार्टमेंट है। इसीलिए हम कहते हैं कि एंथर जो है मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में डाइथीकस होता है। क्या होता है बेटा, डाइथीकस। थीका मतलब कंपार्टमेंट, डाई मतलब दो कंपार्टमेंट, तो कितने कंपार्टमेंट प्रेजेंट है, दो कंपार्टमेंट प्रेजेंट है, तब हम कहते हैं कि एंथर जो है डाइथीकस है एंड बाइलोब्ड है। तो कुल मिला के कितने थीका हो गए, चार थीका हो गए। ओके, तो मतलब एंथर के अंदर कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं, चार कंपार्टमेंट्स होते हैं। अब इन कंपार्टमेंट्स में क्या किसका फॉर्मेशन होता है, आगे चल के इन्हीं कंपार्टमेंट्स में पॉलन बनेगा और पॉलन के अंदर गैमेट बनेगा। तो जो ये कंपार्टमेंट्स हैं जिनके अंदर फॉर्मेशन होता है, ये कहलाते हैं स्पोरेंजिया। क्या कहलाते हैं, स्पोरेंजिया, या यहां पे हम कहते हैं इसको माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। ओके, मींस जितने ये कंपार्टमेंट्स हैं सब में एक एक माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए, चार माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए। इस वजह से हम कहते हैं कि जो एंथर है वो कैसा है, टेट्रास्पोरेंजिएट। कैसा है बेटा, टेट्रास्पोरेंजिएट, क्योंकि उसके अंदर चार स्पोरेंजिया हैं और हर स्पोरेंजिया सबको काउंट करें तो चार हो गए, तो टेट्रास्पोरेंजिएट। ओके, यही स्पोरेंजियम या माइक्रोस्पोरेंजियम आगे चल के मैच्योर होके बनाते हैं पॉलन सैक्स, जिनके अंदर फिर पॉलन फॉर्म होगा। डिस्कस करते हैं एंथर का क्रॉस सेक्शन, टीएस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम या टीएस ऑफ एंथर अगर हम देखें, तो अगर हम जनरली एंथर की बात करते हैं तो जो इसका एंथर जो है वो मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर है, या हम बात करें इसके माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो मल्टीपल लेयर से कवर्ड हैं। देखो बेटा, जो भी इंपॉर्टेंट चीज है प्लांट के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, गैमेट्स। तो प्लांट हर स्टेज पे अपने गैमेट का न्यूट्रिशन को इंश्योर करके रखता है। जैसे आप देखेंगे एम्ब्रियो इंपॉर्टेंट है फर्टिलाइजेशन के बाद, तो एम्ब्रियो को भी सीड के अंदर रखता है और न्यूट्रिशन के लिए कॉटिलेडन देके रखता है। यही कारण है कि एंजियोस्पर्म्स दुनिया के सबसे एडवांस प्लांट है। यहां आप हर स्टेज में पढ़ेंगे कि क्यों ये सबसे एडवांस है। तो अब अगर हम इसके लेयर्स की बात करें तो बाहर से अंदर जाते हैं, सबसे बाहर की जो लेयर है दैट इज नोन एज एपिडर्मिस। नाम से ही समझ जाइए, जो सरफेस में प्रेजेंट है उसे कहते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की खासियत यह है कि ये बैरल शेप्ड सेल्स हैं। इसमें बैरल किसे कहते हैं, जिसमें इंडिया में क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है, जिसमें ऑयल के कंटेनर जो होते हैं, एंड इनमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं है। नो इंटरसेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट, इसका मतलब है ये टाइटली पैक्ड है। ओके, एंड एपिडर्मिस के अंदर जाइए तो आपको दूसरी लेयर मिलेगी, दैट इज नोन एज एंडोथीशियम। ये कुछ ऐसा है, अगर हम बात करें तो सबसे बाहर की लेयर, लेट्स से अगर हम ऐसे देखें तो ये सबसे बाहर की लेयर है, दैट इज नोन एज एपिडर्मिस। इसके अंदर की जो लेयर है इसे कहते हैं एंडोथीशियम। अब एंडोथीशियम की एक खासियत है, अगर मैं ये एक सेल बनाऊं एंडोथीशियम का, इसकी एक खासियत है
कि इसकी रेडियल वॉल्स पे क्या होता है, सेल्यूलोज की फाइब्रस बैंड्स प्रेजेंट है। मतलब इसकी वॉल्स पे कुछ फाइब्रस बैंड प्रेजेंट है और वो किसके बने हैं, सेल्यूलोज के। अब इन बैंड्स की खासियत यह है कि ये बैंड्स हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं। इसका मतलब है एंडोथीशियम के सेल्स कैसे हैं, हाइग्रोस्कोपिक नेचर। कोई अगर हाइग्रोस्कोपिक है इसका मतलब है कि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ये वाटर का एब्जॉर्प्शन किसमें हेल्प करता है, ये हेल्प करता है लेटर ऑन पॉलन के डिस्पर्सल में। यह हम कहते हैं डिसेंस ऑफ एंथर। डिसेंस ऑफ एंथर मींस कल के दिन जब एंथर रप्चर कर जाएगा और ये पॉलन बाहर रिलीज हो जाएंगे तो इसको कहते हैं डिसेंस। और डिसेंस में किसका रोल है, एंडोथीशियम के सेल्स का। क्यों, क्योंकि उनका कैसा नेचर है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर है। ओके, अब एंडोथीशियम में कुछ ऐसी जगह है, जैसे बात करें ये जंक्शन में, अगर मैं इस जंक्शन के सेल की बात करता हूं, दिस सेल विच इज प्रेजेंट इन एंडोथीशियम लेयर एट द जंक्शन बिटवीन टू स्पोरेंजिया, इसको हम कहते हैं स्टोमियम। क्या कहलाता है बेटा ये, स्टोमियम। स्टोमियम वो सेल है एंडोथीशियम का जिसमें फाइब्रस थिकनिंग्स एब्सेंट होती हैं। इसका मतलब है ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर शो नहीं कर सकता। इसका इंप्लीकेशन क्या है, क्या एडवांटेज या फायदा है इसके थिकनिंग ना होने का। सिंपल सा, जब आपके बाकी एंडोथीशियम के सेल्स वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे तो स्टोमियम पे प्रेशर बढ़ता है, और स्टोमियम के पास कोई थिकनिंग नहीं है तो वो उस प्रेशर को विदस्टैंड नहीं कर पाएगा। और एंथर जो है वो एक्चुअली दो स्पोरेंजिया के बीच के जंक्शन से ही रिलीज होता है। सॉरी, पॉलन जो है वो दो स्पोरेंजिया के बीच से ही रिलीज, जंक्शन से रिलीज होता है। तो स्टोमियम क्या होगा, वहीं से बस्टिंग ऑफ एंथर होगा एंड रिलीज ऑफ पॉलन। ओके, फिर इसके अंदर की तरफ को आते हैं तो आपको 2 या 3 लेयर दिखेंगी विच आर नोन एज मिडिल लेयर्स। क्या कहलाती हैं ये, मिडिल लेयर्स। मिडिल लेयर्स इनिशियली आपको प्रॉपर दिखेंगी, जैसे जैसे पॉलन का फॉर्मेशन होता जाएगा, क्योंकि अंदर की तरफ को नंबर्स बढ़ जाएंगे सेल्स के जो बाहर को प्रेशर लगाएंगे, तो मिडिल लेयर्स रप्चर कर जाती हैं और इनकी सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट लेयर में अंदर की तरफ को। तो अगर आप देखेंगे ये अगर पॉलेंस है क्या, स्पोरोजिनस टिश्यू है, तो इसके चारों तरफ को जो लेयर प्रेजेंट होती है, एक सबसे अंदर की लेयर माइक्रोस्पोरेंजिया की, दैट इज नोन एज टैपिटम। ये क्या कहलाती है, टैपिटम। देखिए यहां पे मेंशन होगा टैपिटम। ओके, टैपिटम स्पोरोजिनस टिश्यू को चारों तरफ से सराउंड करती है। और जनरली अगर हम टैपिटम के सेल्स को देखें तो इनके सेल्स में बाइन्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस है। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं। जब किसी सेल के पास एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, मींस क्रोमोसोम ज्यादा है, मींस उसके पास अबंडेंट फूड रिजर्व है, उसके पास खाने की कोई कमी नहीं है। अब फूड रिजर्व होने का एक बेनिफिट यह है कि जो अंदर डेवलपिंग स्पोरोजेनस टिश्यूज हैं, ओके, जो आगे चल के पॉलन बनाएंगे, इनको जो भी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होगी सब कौन सप्लाई करेगा, टैपिटम। ये टैपिटम का पहला फंक्शन है, नरिशमेंट ऑफ डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। सेकेंड फंक्शन है इसका, आपने जब किसी भी टेरेस्ट्रियल प्लांट को कभी टच किया होगा, फ्लावर्स को, तो आपके हाथ में कुछ स्टिकी सब्सटेंस लग जाते हैं, दैट स्टिकी सब्सटेंस इज पॉलन। अब क्वेश्चन ये है कि पॉलन स्टिकी क्यों है। पॉलन इसलिए स्टिकी है क्योंकि उसके ऊपर एक फैटी सब्सटेंस की डिपोजिशन है, और वो फैटी सब्सटेंस कहलाता है पॉलन किट। क्या कहलाता है, पॉलन किट सब्सटेंस, जो पॉलन को क्या बनाता है, स्टिकी बनाता है। और ये पॉलन किट सब्सटेंस कौन सिक्रीट करता है, अगेन इसका फॉर्मेशन होता है टैपिटम के द्वारा। स्टिकी नेचर ऑफ पॉलन इसीलिए इंपॉर्टेंट है ताकि कल के दिन इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन हो सके। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तीसरा, जो ये पॉलन ग्रेन्स हैं जो स्पोरोजिनस टिश्यू से फॉर्म होंगे, वो मियोसिस से फॉर्म होते हैं। तो मियोसिस से बनते हैं 4 पॉलन ग्रेन या फिर माइक्रोस्पोर्स। इनिशियली जब ये 4 पॉलन ग्रेन बनते हैं, ये चारों पॉलन ग्रेन एक दूसरे से चिपके हुए होंगे। और चिपकेंगे कैसे, इनके बीच में एक ग्लू जैसा सब्सटेंस होगा, और वो ग्लू कहलाता है कैलोज। मतलब इनके बीच में एक सीमेंटिंग मटेरियल है जो इनको अटैच करके रखेगा, एंड दैट इज नोन एज कैलोज। जब ये पॉलन रिलीज होंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे, तो ये कैलोज का डाइजेशन होना जरूरी है,
ताकि चारों पॉलन एक दूसरे से अलग हो जाए। उसको डाइजेस्ट करने के लिए अगेन ये एक एंजाइम रिलीज करता है दैट इज नोन एज कैलेज, और ये कैलेज एंजाइम की वजह से पॉलन जो हैं एक दूसरे के से अलग हो जाते हैं फ्रॉम द ग्रुप ऑफ टेट्राड्स। चार में से चारों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। सो दीज वेर रिलेटेड द फंक्शन ऑफ टैपिटम। ओके, टैपिटम बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं सबसे अंदर। अब टैपिटम के अंदर देखेंगे आपको जो ये ब्लैक कलर मास में सेल्स दिख रहे हैं ये कहलाते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। नाम से ही समझो, स्पोरोजिनस टिश्यू मींस स्पोर्स बनाने वाले टिश्यू। कैसे बनाएंगे ये स्पोर्स? मियोसिस के द्वारा। और कौन से स्पोर्स बनाएंगे? माइक्रोस्पोर्स। नेचर में मेल गैमेट का साइज हमेशा फीमेल से छोटा है और इसीलिए मेल गैमेट को कहा जाता है माइक्रोस्पोर। ओके, नॉट गैमेट, सॉरी, मेल गैमेटोफाइट को कहा जाता है माइक्रोस्पोर या फिर पॉलन ग्रेन। अब ये समझते हैं कि पॉलन ग्रेन बनते कैसे हैं। इससे पहले ये डायग्राम देखें आप, एक बार इस डायग्राम को देखिए। ये डिहाइज्ड पॉलन है, डिहाइज्ड एंथर है। अब आप देखेंगे तो ये चार इसके स्पोरेंजिया थे, बट अब ये खुल गया है, यहां से पॉलन रिलीज हो गए। तो आप अगर नोटिस करेंगे तो ये पूरी लेयर इंटैक्ट है, सिर्फ ये ब्रेकडाउन कहां से हुआ? ये जंक्शन से हुआ। यहाँ पे जो स्पोरेंजिया के बीच के जंक्शन होते हैं उसमें से डिसेंस होता है और उसी जंक्शन में क्या प्रेजेंट होता है? स्टोमियम। रिमेंबर दिस, इट इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन आते हैं कि अब मेल गैमेटोफाइट बनता कैसे है या माइक्रोस्पोर्स कैसे बनते हैं। तो माइक्रोस्पोर्स बनने की जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। और कहां से बनेगा वो? माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनेगा। माइक्रोस्पोर मदर सेल कहां प्रेजेंट है? माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रेजेंट होता है स्पोरोजिनस टिश्यूज में। तो स्पोरोजिनस टिश्यू का कोई सेल या कुछ सेल्स किसकी तरह बिहेव करने लगेंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह। और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल का नेचर क्या होगा? ये डिप्लॉइड होंगे। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में होगा मियोसिस। ओके, अब आपको पता है मियोसिस 2 स्टेज में कंप्लीट होती है। तो सबसे पहले ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इसमें मियोसिस 1 होगा, तो इससे बनेंगे डायाड। ओके, फिर मियोसिस 2 होगा, तो मियोसिस 2 होने में एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने माइक्रोस्पोर्स बने बेटा? 4 माइक्रोस्पोर्स बने। ओके, तो दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये वो फेज है जहां पे मियोसिस होगा। अल्टीमेटली आपको पता है मियोसिस ऑल्सो ब्रिंग्स वेरिएशन, इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं। ओके, यही माइक्रोस्पोर आगे चल के किस नाम से जाने जाते हैं? पॉलन ग्रेन्स के नाम से जाने जाते हैं। अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे, ये कोई एक पॉलन मदर सेल है या माइक्रोस्पोर मदर सेल है। अब इसमें मियोसिस हुआ, देखिए यहाँ 2 न्यूक्लियस दिखेंगे आपको इस सेल के अंदर। फिर आगे चल के इसी में आपको 4 दिखेंगे, 3 आगे की तरफ को है, 1 पीछे की तरफ है, इसलिए इसमें विजिबल नहीं है। तो एक पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने माइक्रोस्पोर्स बनते हैं? 4। एंड फ्लावरिंग प्लांट्स में चारों के 4 फंक्शनल होते हैं, मतलब चारों ही आगे चल के क्या होगा? आपके पॉलन ग्रेन्स फॉर्म करेंगे। फिर आते हैं पॉलन ग्रेन के ऊपर। तो पॉलन ग्रेन इज नोन एज मेल गैमेटोफाइट। क्या कहलाता है पॉलन ग्रेन? इसको कहते हैं मेल गैमेटोफाइट। बेटा क्लास 10 तक हम पढ़ते थे कि पॉलन ग्रेन गैमेट है, बट नहीं, पॉलन ग्रेन गैमेट नहीं होता है, वो गैमेटोफाइट होता है। गैमेटोफाइट का मतलब है कि पॉलन ग्रेन के अंदर गैमेट बनता है। तो ये गैमेट को कैरी करने वाला स्ट्रक्चर है, इसीलिए हमने कहा इसको गैमेटोफाइट। अब जनरली क्या होता है, अगर ये एक माइक्रोस्पोर है, इस माइक्रोस्पोर का जो न्यूक्लियस है वो माइटोसिस से डिवाइड करेगा, डिवाइड करके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाएगा और एक बहुत छोटा सा न्यूक्लियस बनाएगा। जो बड़ा न्यूक्लियस है ये सेल का मैक्सिमम साइटोप्लाज्म खुद के पास रिटेन कर लेगा और छोटे न्यूक्लियस के पास बहुत कम साइटोप्लाज्म जाता है। ओके, ये मैं बता रहा हूं आपको कि माइक्रोस्पोर फाइनली पॉलन में चेंज कैसे हो रहा है। अब ये जो स्टेज है इसको हम पॉलन कहते हैं। अब पॉलन में अगर हम बात करें बाहर की, तो पॉलन में डबल लेयर्ड वॉल होती है या सेल वॉल होती है। जो बाहर की लेयर है
इसे कहते हैं एक्साइन, और जो अंदर की लेयर है इसे कहते हैं इंटाइन। आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज एक्साइन, इनर लेयर इज नोन एज इंटाइन। अब अगर आप इनर लेयर को देखेंगे इंटाइन, तो ये बनी है पेक्टिन एंड सेल्यूलोज की, और ये कॉन्टिन्यूअस लेयर है। कॉन्टिन्यूअस लेयर का मतलब है ये लगातार है, विदाउट एनी ब्रेकेज, एंड इट इज पेक्टोसेल्यूलोजिक इन नेचर। इंटरेस्टिंगली इफ यू लुक एट द आउटसाइड लेयर दैट इज एक्साइन, एक्साइन बनी होती है दुनिया के सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस से, जिसको कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेड नहीं कर पाता है, और ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है आपका स्पोरोपोलेनिन। किसका बना है बेटा आउटर मोस्ट लेयर? स्पोरोपोलेनिन। और स्पोरोपोलेनिन को कोई भी माइक्रोब डिग्रेड नहीं कर पाता। अब इतना हार्ड सब्सटेंस बाहर प्रेजेंट है, तो कल के दिन पॉलन जर्मिनेट कैसे करेगा? इसके लिए जो स्पोरोपोलेनिन है वो नॉन कॉन्टिन्यूअस है, मतलब एक्साइन आपको बीच बीच में ब्रेक मिलेगी, एक्साइन पूरे पॉलन के ऊपर बिछी हुई नहीं मिलेगी। तो जहां पे वो नहीं प्रेजेंट होगी, दैट पोर्शन इज नोन एज जर्म पोर। क्या कहलाता है वो पोर्शन? जर्म पोर। जर्म पोर कहां प्रेजेंट है? एक्साइन में प्रेजेंट है। और कल के दिन जब पॉलन किसी स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा, तो इसी जर्म पोर से पॉलन की क्या फॉर्म होगी? पॉलन ट्यूब फॉर्म होगी। इज दैट क्लियर? अब बहुत बार जब हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं, तो स्टडी करने का एक तरीका है फॉसिल्स को भी स्टडी करना। फॉसिल्स क्या है? द रिमेन्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स व्हिच हैव बीन बरीड अंडर द अर्थ सरफेस थाउजेंड ऑफ ईयर्स बैक। पॉलन क्या है? बहुत लंबे समय तक स्टोर्ड रह सकता है बिकॉज ऑफ इट्स आउटर मोस्ट लेयर दैट इज मेड ऑफ स्पोरोपोलेनिन। तो अगर आपको कहीं पे पॉलन का फॉसिल मिल रहा है, तो यू आर एबल टू सी दैट फॉसिल फ्रॉम सच अ लॉन्ग टाइम ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन। तो बहुत बार जो स्पोरोपोलेनिन है, इसकी वजह से हमें पॉलन किस फॉर्म में मिलता है? फॉसिल के फॉर्म में मिलता है। तो फॉसिलाइजेशन ऑफ पॉलन इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन। फिर बात करते हैं पॉलन, मैच्योर पॉलन की। तो मैच्योर पॉलन 2 सेल स्टेज है। हमने अभी डिस्कस किया कि माइक्रोस्पोर का न्यूक्लियस डिवाइड करता है। अब इसमें आप देखेंगे जो बड़ा सेल है दैट इज नोन एज वेजिटेटिव सेल, और जो छोटा सा साइड पे छोटू सी जगह लेके चल रहा है दैट इज नोन एज योर जनरेटिव सेल। तो पॉलन 2 सेल स्टेज में होता है, उसमें से एक है वेजिटेटिव सेल और दूसरा है जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव नाम से ही समझो, वेजिटेटिव का बेसिक काम है कि वो जनरेटिव सेल को क्या करेगा? न्यूट्रिशन सप्लाई करेगा। और वेजिटेटिव सेल का दूसरा काम है कि जो पॉलन ट्यूब फॉर्म होती है, ये पॉलन ट्यूब बनाने की क्षमता वेजिटेटिव सेल के पास है। जनरेटिव सेल आगे चल के फिर से डिवाइड करेगा एंड इट्स न्यूक्लियस विल डिवाइड एंड फॉर्म 2 मेल गैमेट। तो जनरेटिव सेल आगे चल के क्या बनाएगा? मेल गैमेट बनाएगा। अब 60% जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता है बेटा कि 60% जिम्नोस्पर्म्स में जब पॉलन एंथर से रिलीज होता है, तो वो इस 2 सेल स्टेज में रिलीज होता है। वेजिटेटिव, एक होगा उसमें वेजिटेटिव सेल और दूसरा होगा जनरेटिव सेल। अब कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे हैं जहां पे पॉलन 3 सेल स्टेज में रिलीज होता है। 3 सेल स्टेज और कुछ नहीं है, अगर जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस डिवाइड करके 2 मेल गैमेट बना दे, देन इट इज नोन एज 3 सेल्ड स्टेज। अब पॉलन ग्रेन्स से रिलेटेड कुछ यूनिक सी बातें हैं, जैसे बहुत लोगों को पॉलन एलर्जी कॉमन है, मींस उससे उनको एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाती हैं। तो इंडिया में 1958 में जब इंडिया ने यूएस से वीट इंपोर्ट किया, गेहूं, तो उस वीट के साथ एक घास भी आ गई एंड दैट वीट वाज नोन एज पार्थेनियम। क्या कहा उसको? पार्थेनियम। पार्थेनियम को बहुत कॉमनली कहते हैं कैरेट ग्रास। ओके, इसको कैरेट ग्रास कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे गोभी जैसे फूल होते हैं। अब इस पार्थेनियम के कोई अगर पॉलन इसके पॉलन के कांटेक्ट में आ जाता है, तो इसके पॉलन हम में क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीजेस कॉज कर सकते हैं। जैसे सबसे कॉमन डिजीज है इससे अस्थमा, और दूसरा है ब्रोंकाइटिस। मींस अगर आपने प्रोलॉन्ग लंबे समय तक इसके पॉलन को इनहेल किया, तो इट कैन कॉज डिजीज इन योर बॉडी लाइक अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। इसका मतलब ये पॉलन का एक थोड़ा नेगेटिव फेज दिखता है हमें। हालांकि बहुत सारे प्लांट्स के जो पॉलन है वो न्यूट्रिटिव है नेचर में, उनसे हमें बहुत सारा न्यूट्रिशन मिलता है, इसीलिए उनको टैबलेट्स बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। इसके सप्लीमेंट्स बनते हैं सिंस दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। अगर आप
बोर्ड देखेंगे तो आपको यहाँ पे ऐसे टैबलेट्स दिख रही होंगी। ये टैबलेट्स इवन एथलीट्स के द्वारा भी यूज की जाती है क्योंकि ये हमारे परफॉर्मेंस को एनहांस करता है। अब पॉलन हो गया आपका मेल गेमेटोफाइट। अब हमको पता है कि फर्टिलाइजेशन करना है तो जाइगोट बनाने के लिए पॉलन चाहिए ही चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो हमारे पास्ट में एक्सटेंट हो चुके हैं या नियर बाय फ्यूचर में एक्सटेंट होने वाले हैं। तो ऐसे प्लांट को प्रिजर्व करने का एक तरीका ये भी है कि आप उनके गैमेट को प्रिजर्व कर लो। जैसे यहाँ पे पॉलन को प्रिजर्व कर लो। अब पॉलन को प्रिजर्व करने का एक तरीका होता है दैट इज नोन एज क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या कहलाता है? क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब है कि आप पॉलन ग्रेन को -196 डिग्री सेल्सियस में लिक्विड नाइट्रोजन में डुबा दो। लिक्विड नाइट्रोजन में डुबाने से -196 डिग्री सेल्सियस में कोई भी सेल को अगर आप उसको लिक्विड नाइट्रोजन में डाल देते हैं तो इससे उसका मेटाबॉलिक रेट जो है बहुत स्लो डाउन हो जाता है। और अगर किसी के अंदर होने वाली रिएक्शन स्लो डाउन हो गई तो उस सेल की लॉन्गिविटी क्या होती है? बढ़ जाती है। मींस अगर हम 10 साल बाद भी इसको लिक्विड नाइट्रोजन से निकाले तो ये पॉलन एक्टिव रहेगा। मींस इसके पास फर्टिलाइज करने की क्षमता है। अब ये तो हो गया क्रायो प्रिजर्वेशन। अब नेचुरली अगर कोई पॉलन एंथर में से रिलीज हो रहा है तो कब तक एक्टिव रह सकता है? द पीरियड अप टू विच पॉलन कैन रिमेन एक्टिव। बेटा एक्टिव होने का मतलब होता है कि स्टिग्मा के ऊपर लैंड करके पॉलन ट्यूब फॉर्म कर दे। तो ये जो पीरियड है दैट इज नोन एज पॉलन वाइबिलिटी। क्या कहलाता है? पॉलन वाइबिलिटी। अब ये अलग अलग प्लांट्स के लिए अलग है। जैसे अगर हम बात करें व्हीट और राइस की तो इसका पॉलन इज वाइबल ओनली अप टू 30 मिनट्स। 30 मिनट्स के बाद पॉलन गया। अब वो फर्टिलाइज ना पॉलन ट्यूब बना पाएगा ना फर्टिलाइजिंग एबिलिटी रख पाएगा। ऐसे ही अगर लेग्यूमिनेसी फैमिली की बात करें या सोलेनेसी की बात करें, पोटैटो की फैमिली या पल्सेस की बात करें तो उनका पॉलन कुछ महीनों तक क्या है आपका आराम से एक्टिव रह सकता है। ओके, तो ये नॉलेज होना हमको ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स या हाइब्रिडाइजेशन में भी यूज करता है, हेल्प करता है। आते हैं अगले पार्ट पे दैट इज फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन का दूसरा नाम है गाइनोशियम और कॉमनली इसको दो नाम से बुलाया जाता है। वन इज पिस्टिल एंड अदर इज कार्पेल। ओके, तो हम बात करते हैं अब जब किसी फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं तो उसकी जो बॉडी है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक टिप पोर्शन है दैट इज नोन एज स्टिग्मा, फिर उसके नीचे एक ट्यूब लाइक पोर्शन है दैट इज नोन एज स्टाइल और सबसे नीचे एक सोलन पोर्शन है दैट इज नोन एज ओवरी। इसमें से अगर हम ओवरी की बात करें तो ओवरी क्या है बेटा? इसका फर्टाइल पार्ट है। फर्टाइल पार्ट का मतलब होता है ओवरी के अंदर ही आपका फीमेल गैमेट फॉर्म होगा। अब मेल के मुकाबले प्लांट में गैमेट फॉर्मेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। अब अगर ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखेंगे दैट इज नोन एज स्टाइल। स्टाइल सॉलिड भी हो सकता है, हॉलो भी हो सकता है। इसका एक जनरल फंक्शन बस इतना है कि यहां से पॉलन ट्यूब पास होती है टुवर्ड्स द ओवरी फ्रॉम स्टिग्मा। स्टिग्मा जो है ये आपका ये हमारे एरोप्लेन का स्ट्रिप जैसा है जहां पे आपके फ्लाइट्स लैंड करती हैं, तो हम इसे कहते हैं ये पॉलन का एयर स्ट्रिप है। पॉलन का एयर स्ट्रिप है मतलब कल के दिन पॉलन जब भी फ्लावर के ऊपर लैंड करेगा जिससे कि फर्टिलाइजेशन हो सके तो पॉलन हमेशा कहाँ लैंड करता है? स्टिग्मा में लैंड करता है। ओके, तो स्टिग्मा बेसिकली इट प्रोवाइड्स द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स। अब अगर हम थोड़ा सा ओवरी को देखते हैं, इसको समझते हैं। ये ओवरी को रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रक्चर। ओवरी के अंदर अगर हम देखें तो ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है विच इज नोन एज ओव्यूल और मेगास्पोरेंजियम। ओके, मतलब ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल्स प्रेजेंट है। ओव्यूल वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर फीमेल गैमेट बनेगा। तो ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा? ओव्यूल प्रेजेंट है। अब ये जो ओव्यूल होते हैं इट कैन बी 1 इन नंबर, मतलब एक ओवरी के अंदर एक ओव्यूल हो सकते हैं या एक से ज्यादा ओव्यूल भी हो सकते हैं। अब जो ये ओव्यूल है ये ओव्यूल ओवरी की वॉल से अटैच होता है, मतलब चिपका हुआ होता है, और जिस टिश्यू की हेल्प से ये अटैच करता है दैट टिश्यू इज नोन एज प्लेसेंटा। क्या कहलाती है वो टिश्यू? प्लेसेंटा। अब बात करते हैं ओव्यूल की बिकॉज इससे पहले अब आगे बढ़े एक बार टाइप्स ऑफ कार्पेल को समझते हैं। अब कुछ प्लांट्स में क्या है बेटा कि एक ही कार्पेल होगा फ्लावर्स में, और कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स में एक से ज्यादा कार्पेल होते हैं। अगर सिंगल कार्पेल प्रेजेंट है तो हम उसे कहते हैं मोनोकार्पेलरी। क्या कहते हैं? मोनोकार्पेलरी। इसका एक एग्जांपल है वीट, एक इसका एग्जांपल होता है हिबिस्कस। और अगर एक से ज्यादा कार्पेल प्रेजेंट है दैट कंडीशन इज नोन एज मल्टी कार्पेलरी।
जैसे आप देखेंगे ये दोनों डायग्राम आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मल्टी कार्पेलरी कंडीशन को। इवन आप यहां पे नोटिस करेंगे तो ये भी मल्टी कार्पेलरी कंडीशन है। ओके, अब मल्टी कार्पेलरी मतलब एक से ज्यादा कार्पेल्स प्रेजेंट है। मल्टी कार्पेलरी में भी दो टाइप की कंडीशन है। पहले आप इस डायग्राम को देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि ये पोर्शन एक कार्पेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इफ यू विल काउंट यू विल फाइंड दैट देयर आर 20 to 25 कार्पेल हियर। हो गई मल्टी कार्पेलरी। अब मल्टी कार्पेलरी में भी यहां खासियत है कि कार्पेल एक दूसरे से फ्यूज नहीं है, मींस आप हर कार्पेल को अलग अलग देख सकते हैं। दिस कंडीशन इज नोन एज एपोकार्पस। क्या कहलाती है कंडीशन, एपोकार्पस। और इसका एग्जाम्पल है लोटस, रोज एंड माइशेलिया। इनमें कैसा आपको कार्पेल दिखेगा, एपोकार्पस। अब इसी की जगह हम बात करें तो दूसरा होता है सिनकार्पस कंडीशन। सिनकार्पस, सिन साथ में आ गए, फ्यूज हो गए। अब इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, इस डायग्राम को देखेंगे, पैपिवर में बहुत कॉमन है ये। तो इसमें देखिए ये आपको स्टिग्मा दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब मल्टीपल कार्पल्स हैं और सारे के सारे कार्पल्स थ्रू आउट द लेंथ क्या है, फ्यूज कर गए हैं। तो दिस इज नोन एज सिनकार्पस कंडीशन। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल के ऊपर। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ओव्यूल का जो दूसरा नाम है, इट इज ऑल्सो नोन एज मेगास्पोरेंजियम। अब ओव्यूल हमने कहा इट इज लोकेटेड इनसाइड द ओवरी। अगर हम इसको ओवरी समझते हैं तो ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ओव्यूल जिस स्ट्रक्चर की हेल्प से ओवरी से जुड़ा होगा, एक तो हमने कहा कि बेस में होता है प्लेसेंटा, पर एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसकी हेल्प से जुड़ा होगा, एंड दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज फ्यूनिकल। तो जिस स्टॉक की हेल्प से ओव्यूल ओवरी से अटैच होगा, दैट इज नोन एज फ्यूनिकल। अब अगर आप फ्यूनिकल से थोड़ा अंदर जाते हैं, एक ऐसा रीजन आएगा जहां पे फ्यूनिकल आपका ओव्यूल से पूरा फ्यूज कर जाएगा, मर्ज कर जाएगा, मतलब आपके फ्यूनिकल की आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। दैट रीजन इज नोन एज हाइलम। ओके, फिर जो ओव्यूल है वो दोनों तरफ से प्रोटेक्टेड है कुछ लेयर्स से, एंड दीज लेयर्स विच इम्पार्ट प्रोटेक्शन आर नोन एज इंटेग्यूमेंट्स। अब अगर आप यहां पे नोटिस करेंगे तो आपको यहां पे दो लेयर्स दिखेंगी, एंड दीज लेयर्स आर नोन एज आउटर इंटेग्यूमेंट एंड इनर इंटेग्यूमेंट। द इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट ये इंटेग्यूमेंट्स ओव्यूल को सब तरह के सब जगह से सराउंड करके रखती हैं एक्सेप्ट एट वन पोर्शन। अगर हम यहां देख रहे हैं तो इसका ये कुछ ऐसे है, दोनों जो लेयर हैं कंप्लीटली सराउंड करके रखती हैं सिर्फ एक जगह से छोड़ के, एंड दैट पोर्शन इज नोन एज माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल इज दैट रीजन वेयर इंटेग्यूमेंट्स आर एब्सेंट, और माइक्रोपाइल के जो अपोजिट रीजन है दैट इज नोन एज चेलाइजा। ओके, जहां पे इंटेग्यूमेंट एब्सेंट है माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल का अपोजिट रीजन क्या कहलाता है, चेलाइजा कहलाता है। अब हम इंटेग्यूमेंट्स के अंदर देखें, इफ आई स्पीक ऑफ दिस रीजन, तो इसके जो सेल्स हैं इसे कहा जाता है न्यूसिलस। न्यूसिलस के सेल जो हैं, अगेन इनका फंक्शन भी क्या है, ये डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक को क्या देने का काम करती हैं, न्यूट्रिशन देने का काम करती है। मतलब इसके अंदर जो स्पोरोजिनस टिश्यू है उनका न्यूट्रिशन ये इंश्योर करती है। ओके, तो हम कहते हैं कि न्यूसिलस के अंदर क्या प्रेजेंट है, ये जो स्ट्रक्चर है, अब दिस इज नोन एज फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको हम दूसरा नाम देते हैं एम्ब्रियो सैक। तो ओव्यूल में हमने पढ़ा कि ओव्यूल का जो स्टॉक है दैट इज फ्यूनिकल, फ्यूनिकल वेयर इट फ्यूजेस विद द ओव्यूल दैट इज नोन एज हाइलम। फिर दो इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट हैं विच सराउंड्स ओव्यूल कंप्लीटली एक्सेप्ट एट वन पोजीशन, दैट इज माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के अपोजिट है चेलाइजा, और चेलाइजा के अंदर है न्यूसिलस। न्यूसिलस का दो काम है, पहला काम है न्यूसिलस का कि वो अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू को न्यूट्रिशन देगा, न्यूसिलस में ही स्पोरोजिनस टिश्यू है जिसको वो न्यूट्रिशन इंपार्ट करेगा। दूसरा काम है कि न्यूसिलस से ही कोई सेल कल के दिन मियोसिस करके आपके फीमेल गैमेटोफाइट या फिर एम्ब्रियो सैक को फॉर्म करेगा। अब समझते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। जस्ट लाइक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यहां हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। क्यों? क्योंकि मेगास्पोर आगे चल के फीमेल गैमेटोफाइट को बनाएगा, और फीमेल गैमेटोफाइट का जो साइज है वो हमेशा मेल से बड़ा होता है, इसलिए मेगास्पोरोजेनेसिस या मेगास्पोर।
तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। अब अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस का कोई भी सेल किसकी तरह बिहेव करेगा, मेगास्पोर मदर सेल की तरह, और उसमें होगा मियोसिस। वी नो दैट मियोसिस इज कंप्लीटेड इन 2 स्टेज। तो मियोसिस 1 से क्या बना, डायड बना, और इसमें जब मियोसिस 2 हुआ तो इससे फॉर्म हुआ टेट्राड। अब इन 4 टेट्राड्स में से हमने पढ़ा था कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में चारों के 4 माइक्रोस्पोर एक्टिव रहते हैं, बट मेगास्पोरोजेनेसिस में दिस इज नॉट द केस। इन 4 मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर जो है वो डीजनरेट हो जाएंगे, दे विल डाई ऑफ, और सिर्फ एक मेगास्पोर बचेगा, एंड दैट मेगास्पोर विल बी मोस्टली टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड। जो माइक्रोपाइलर एंड है उस एंड वाला मेगास्पोर फंक्शनल रहेगा, बाकी सब डीजनरेट हो जाएंगे, और यही माइक्रोपाइलर एंड वाला मेगास्पोर बनाएगा फीमेल गेमेटोफाइट या फिर एम्ब्रियो सैक को। अब सपोज दिस इज द वन फंक्शनल मेगास्पोर। अब इसमें होगा माइटोसिस एंड इट विल हैव 3 माइटोटिक डिवीजन। इसमें 3 माइटोटिक डिवीजन होंगे, माइटोसिस 1, माइटोसिस 2 एंड माइटोसिस 3। अब इसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। माइटोसिस 1 में इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ 2 न्यूक्लियस, फिर ऐसे ही 4 एंड फाइनली 8 न्यूक्लियस बन गए। नाउ दीज न्यूक्लियस विल अरेंज देमसेल्फ। अब इन 4 में से 3 न्यूक्लियस रह जाएंगे ऊपर की तरफ को, उसमें से 2 न्यूक्लियस विल फॉर्म सिनर्जिड्स। ये सेल्स बनाएंगे, इनके चारों तरफ वॉल फॉर्म होगी और ये बनाएंगे सिनर्जिड। और जो तीसरा न्यूक्लियस है दैट विल बिहेव एज फीमेल गैमेट या फिर एग। क्योंकि ये सारे सेल्स मियोसिस से बने हैं इनिशियली, फिर माइटोसिस हुआ है, तो ये सारे के सारे सेल्स क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। ओके, अब हमने कहा कि आउट ऑफ 8 न्यूक्लियस, 8 में से आपके फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर 2 सेल्स ने क्या बना दिया, सिनर्जिड, और 1 सेल ने बना दिया एग। सिनर्जिड जो है ये सीट प्रोवाइड करता है किसको, पॉलन ट्यूब को, मतलब ये जगह देता है। जब पॉलन ट्यूब कल के दिन ओवरी के अंदर एंटर करेगा तो सिनर्जिड उसको जगह देगा सो दैट इट कैन एंटर एंड रिलीज द मेल गैमेट। एग फीमेल गैमेट हो गया। इनमें से, इन 4 में से 1 न्यूक्लियस आ जाएगा सेंटर की तरफ को। सिमिलरली जो अपोजिट पोल में है, इनमें से 4 में से 3 न्यूक्लियस यहीं पे अटैच होके स्ट्रक्चर बनाएंगे, दैट इज नोन एज योर एंटीपोडल्स। और एंटीपोडल्स हमेशा किस तरफ को होगा, चेलाइजल एंड, एंड सिनर्जिड किस तरफ को होगा, माइक्रोपाइलर एंड। यहां पे इन्होंने इसको इन्वर्ट कर दिया। एंटीपोडल्स, अगेन ऑल ऑफ दीज सेल्स आर हैप्लॉइड, और एंटीपोडल्स का जो मेन फंक्शन है वो ये है कि वो एग का न्यूट्रिशन इंश्योर करेंगे। तो 3 चले गए उस कॉर्नर में, एंटीपोडल्स 3 आ गए सिनर्जिड्स और एग के फॉर्म में। ओके, और जो बचे हुए जो 2 न्यूक्लियस हैं, ये दोनों न्यूक्लियस चले जाएंगे सेंटर की तरफ। अब इनिशियली क्या होता है, एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं। तो अगर आप एक सेल की प्लॉइडी देखेंगे तो N और दूसरे के भी N, तो ये कैसा स्ट्रक्चर हो जाता है, डिप्लॉइड। तो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर जो इकलौता डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है दैट इज सेंट्रल सेल, और उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, पोलर न्यूक्लियाई। अब बहुत सारे प्लांट्स में देखा गया है कि इनिशियली ये 2 अलग अलग न्यूक्लियस के फॉर्म में है और कुछ समय बाद ये फ्यूज कर जाते हैं। सो इफ समबडी आस्क यू व्हाट इज द डिप्लॉइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द फीमेल गैमेटोफाइट, एंड दैट इज सेंट्रल सेल। अब यहां पे आपको सिनर्जिड्स के नीचे कुछ ऐसे लीफी स्ट्रक्चर दिखेगा, एंड दैट लीफी स्ट्रक्चर इज नोन एज फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस का काम है, जब पॉलन ट्यूब फॉर्म होगी, लेट्स से दिस रिप्रेजेंट्स स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, एंड एट द बॉटम देयर इज ओवरी। अब यहां पे आपका ओव्यूल है, यहां पॉलन लैंड हुआ। तो कल के दिन जब पॉलन ट्यूब फॉर्म होती है तो पॉलन ट्यूब को फीमेल गैमेटोफाइट तक पहुंचना है, और वो मोस्टली माइक्रोपाइल वाले एंड से ही एंटर करेगा। बट माइक्रोपाइल से ही एंटर क्यों करता है, इसके पीछे रीजन है, क्योंकि उसी जगह पे आपको क्या है, फिलीफॉर्म एपरेटस है। फिलीफॉर्म एपरेटस ये रिलीज करते हैं एक केमिकल जिसे हम कहते हैं कीमोटैक्टिव सब्सटेंस। कीमोटैक्टिव का मतलब होता है एक केमिकल जो कि अट्रैक्ट करने का काम करता है। दिस केमिकल विल अट्रैक्ट पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स इटसेल्फ। ओके, और इसकी वजह से पॉलन ट्यूब की एंट्री कहां से होगी, माइक्रोपाइल से।
तो हमने डिस्कस किया फीमेल गैमेटोफाइट, ये है आपका फाइनली मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट। अगर आप इसको नोटिस करेंगे, द फीमेल गैमेटोफाइट इज नोन एज एम्ब्रियो सैक। और इस एम्ब्रियो सैक की खासियत है कि ये जो गैमेटोफाइट है ये 7 सेल्ड है, 1 2 3 4 5 6 7। इट इज 7 सेल्ड, बट इसमें कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट है? 8 न्यूक्लिएटेड। तो हम कहते हैं जो गैमेटोफाइट है वो 7 सेल्ड है एंड 8 न्यूक्लिएटेड है। यहां पे एक छोटा सा मेंशन और है बिफोर वाइंडिंग अप। आउट ऑफ 4 मेगास्पोर सिर्फ 1 मेगास्पोर फंक्शनल रहा, और ये मेगास्पोर पूरा का पूरा डेवलप करके क्या बना रहा है? आपका फीमेल गैमेटोफाइट बना रहा है। तो इसको हम कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। जब एक सिंगल मेगास्पोर पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक फॉर्म करता है, सो दिस इज नोन एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।